ये बात नहीं, क्योंकि फ्लो बना हुआ है, आएगा, बावजूद इसके कि निफ्टी 22.5 के मल्टीपल पे है इस वक्त। मेरा सवाल ये है कि कोई ऐसा रिस्क आपको इसलिए नहीं दिख रहा शायद क्योंकि नंबर्स बढ़िया दिख रहे हैं, यूएस में भी मॉडरेशन हो गया है, फेड वाले भी कह रहे हैं कि हाँ हम अपनी 50 बेसिस ही करेंगे, अब धीरे धीरे उनको भी चिंता हो रही है, उनके जो रिसेंट नंबर्स आए हैं इन्फ्लेशन के वो भी कमज़ोर होके आए हैं। तो ये ग्लोबल सेटअप ऐसा बन गया जैसे हम लोग पुराने मतलब डेजा वू हो गए ना, फिर वही कहानी 2019 वाली याद आ गई, सब कुछ नॉर्मल है, चलो इंडिया, वही हो रहा है क्या? कि क्या इसमें बात ये है ना कि वर्ल्ड में प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसेशन देखे तो जर्मनी, इटली, स्पेन में 80% के लेवल्स पे है, अमेरिका में 60% के लेवल्स पे है, इंडिया में उसका आंकड़ा दिखता ही नहीं है। यानी जो भी स्लो डाउन हो, आज आईएमएफ ने प्रेडिक्ट किया है कि 6.1% 2023 में इंडिया बढ़ेगी। समझे कि रिसेशन वर्ल्ड में और भी तेजी से आ जाता है तो ये 6 शायद 5.5, मनीष जी ने कहा ना 5 5.5 तक भी जा सकती है। फिर भी रिलेटिव टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चाइना 4% पे रहेगी और बाकी के इमर्जिंग इकोनॉमीज 3.5 और एडवांस इकोनॉमीज का 1% ग्रोथ आना बहुत मुश्किल है। तो एक रिलेटिव बेसिस पे, क्योंकि $30 ट्रिलियन की लिक्विडिटी G4 कंट्रीज ने फैलाया है थ्रू क्वांटिटेटिव ईजिंग। अभी थ्रेट था क्वांटिटेटिव टाइटनिंग का, कुछ हुआ वो बेकार का थ्रेट निकला, और इंडिया में टोटल एफआई का जो बाइंग है वो है $600 बिलियन, यानी वर्ल्ड के लिक्विडिटी में 2% इंडिया को मिल रहा है इक्विटी मार्केट में, डेट को छोड़िए। तो ऐसी हालत में मेरे लिए क्या है कि मनी फाइंड्स इज बेस्ट लेवल, जैसे वाटर फाइंड्स इज बेस्ट लेवल एक निवेशक को। और ये देखिए खास करके ये जो सेलिंग था उसका और एक कारण था डॉलर का स्ट्रेंथनिंग और रुपी का वीकनिंग। एक एफआईआई के लिए करेंसी उसके रिटर्न्स को बहुत मैटर करती है, तो उधर डॉलर का स्ट्रेंथनिंग था तो रुपी का वीकनिंग दिख रहा था, उनको नुकसान दिख रहा था, इसलिए उन्होंने जट से पैसा निकाला। अब डॉलर की करेक्शन हो रही है, एक रिसेशन आएगा तो डॉलर वीकन होगी, तो रुपी का उतना वीकनिंग नहीं होगा जितना पहले उम्मीद था। तो ऐसी हालत में एफआईएस के लिए इंडिया एक एक्सीलेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनती है, राइट। तो ऑयल की लो, एंड जैसे मनी जी ने कहा कि अभी भी सप्लाई कंट्रोल के कारण ऑयल उतना गिरेगा नहीं, शायद बढ़ेगा, बट मेरे लिए फरवरी मार्च एक की है, क्योंकि ये विंटर का डिमांड के कारण ही ओपेक इतना एक टफ स्टांस ले पा रही है। अगर उधर, और पिछली बार देखिए कोविड के टाइम में क्या हुआ था, सिंपल बात, 100 मिलियन बैरल्स पर डे इज वर्ल्ड ऑयल डिमांड, जिसमें 70% नॉन ओपेक कंट्री सप्लाई करती है, और बाकी 30 मिलियन बैरल जो ओपेक को करना है वो 26, 35 पे 25 पे रख के उसको प्राइस को कंट्रोल कर रही है। मगर प्रीवियस टाइम जब खाली 10% ऑयल डिमांड गिरा था 100 to 90 कोविड के टाइम में, तब ऑयल का दाम एकदम कट गया, क्योंकि बिलो 23 मिलियन बैरल्स वो अपना सप्लाई कट नहीं कर सकते, नहीं तो उनकी इकोनॉमी की हालत बहुत होगी। अच्छा सर सुनील सर, अभी भी वो 26 ही कर पा रहे हैं मैक्स टू मैक्स, एग्जैक्टली उससे ज्यादा वो कर भी नहीं पाएंगे, उनकी कैपेसिटी नहीं है। तो मेरे लिए आज के बाद जरूर मैं ऑयल में गिरावट देखता हूं, मैं थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू हूं मनीष जी से। नहीं बिल्कुल सर, ऑयल बहुत वोलेटाइल है, और अभी नेक्स्ट वीक हम लोगों को पूरी पिक्चर पता चलेगी कि वो प्राइस कैप और ओपेक की मीटिंग में क्या होता है, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। गुरमीत भी हमारे साथ जुड़ गए। गुरमीत भाई ये बताइए कि हम लोग कॉन्टेक्स्ट से सेट कर रहे हैं कि मार्केट खड़ा है न्यू हाई पे, है ना, 22.5-23 के मल्टीपल पी दे रहे हैं हम लोग निफ्टी को। अमेरिका नरम पड़ रहा है, भारत में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ के ऑप्शंस दिख रहे हैं, मार्केट हमारा हाइप चल रहा है, एफआई का फ्लोज बढ़ गया है, बहुत पैसा आ चुका है और आने की कतार में खड़ा हुआ है। तो मेरा सवाल ये कि आप इस लेवल पे भी बाइंग करेंगे या आपको थोड़ा डर लग रहा है? नीरज जी, मेरा ये मानना है कि ज्यादा हमने मैक्रो को जब भी ओवर एनालाइज किया है, पूरा रैली मिस ही किया है। पिछले एक साल में जितने मैक्रो खराब हो सकते थे हुए हैं। ऑयल $120 था, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ था, फेड रेट हाइक कर रहा था, डेफिसिट आपका बढ़ रहा था, और मार्केट ने किया है। तो मेरा ये मानना है जब चीजें अच्छी होने लगती हैं तो प्राइस में आ जाती है। इनफैक्ट आपको जब चीजें ठीक हो जाए मैक्रो में, उस टाइम पे शायद ज्यादा वरी करना चाहिए, क्योंकि अगर अनसर्टेनिटी है तो ही रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलता है। तो मेरा ये मानना है कि निफ्टी जो है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि थोड़ा सा, हालांकि हम रिकॉर्ड लेवल पे हैं, पर बहुत सारे पॉकेट्स में अभी भी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, और इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा डिसिप्लिन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक ट्रेंड जो मेरी बात हो रही है, मेरे जो कुछ मित्र हैं जो इंटरनेशनल फंड्स मैनेज करते हैं, मैं सिटी बैंक में रहा हूँ, मेरे काफी साथी हैं जो
बहुत सारे हेज फंड में। एक इंडिया का कैटेगरी अलग से बन रहा है, एक अलग से एक हम इमर्जिंग मार्केट का जो एक पार्ट होते थे उसमें थोड़ा सा हमें हल्का सा प्रेफरेंस मिला है, और ये ट्रेंड आगे जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, मैग्नीफाई होगा। फ्लोज जो है थोड़े से मुझे लगता है अगले साल रिवर्स भी होने चाहिए। एफआईआई ने पिछले 18 महीने में 40-45 बिलियन डॉलर बेचा है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। और आप देखिए सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट से आपने 40-50 बिलियन डॉलर निकाला है। वी आर द सेकंड थर्ड बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट। तो मेरा ये मानना है कि इस टाइम पे आपको कैरिड अवे नहीं होना है कि बाजार नए हाई पे है। आप जहाँ पे अच्छा अर्निंग सपोर्ट है, जो सेक्टर्स अच्छा करेंगे उस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और थोड़ा सा स्टैगर करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि जो भी डिप आएगा जो मैं देख रहा हूँ जो और आप देखिए इस टाइम पे आप एचएनआई से बात करिए, फैमिली ऑफिस से बात करिए, सब लोगों के पास काफी ड्राई पाउडर है। बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है इस साल के अपसाइड में। तो लिक्विडिटी अच्छी है सिस्टम में, वो डिप्स में मार्केट में आएगी। तो कोई भी अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटी आती है मेरे हिसाब से वो लेनी चाहिए। और अगले 2-3 साल अच्छे लग रहे हैं, बीच बीच में जरूर मार्केट आपको वॉलेटिलिटी देगा, जो कि होता है।